चुनावी राजनीति में शोर और आवाज के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है ना? असली कहानी वो आंकड़ों में छिपी होती है, तथ्यों में। तो आज हम इसी नजरिए से हरियाणा के मुलाना विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गहराई में उतरेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मुलाना हरियाणा की। ये बस एक जगह का नाम नहीं है, ये एक कहानी है जहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सब मिलकर एक जनादेश को शक्ल देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई जनादेश सिर्फ जीता कैसे जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे संभाला कैसे जाता है, उसे बरकरार कैसे रखा जाता है। चलिए इस पूरी पड़ताल में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा रास्ता साफ है। सबसे पहले मुलाना की नब्ज टटोलेंगे, फिर 2024 के जनादेश के आंकड़ों को समझेंगे। इसके बाद यहाँ के राजनीतिक उतार चढ़ाव का जो इतिहास रहा है उस पर एक नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि इस जीत के पीछे की असल वजह क्या थी, और आखिर में एक मजबूत शासन के लिए क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है, और उस जनादेश तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुलाना की नब्ज। देखिए, किसी भी राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए पहली सीढ़ी यही है कि आप वहाँ की ज़मीन और वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझें। अच्छा, तो मुलाना है क्या? ये अंबाला ज़िले की एक एससी आरक्षित सीट है। यहाँ आपको गांव और शहर का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। अंबाला के कुछ बाहरी इलाके भी इसी में आते हैं। आबादी की बात करें तो यहाँ दलित यानी एससी समुदाय की बहुलता है, और उनके साथ साथ जाट और सैनी कंबोज जैसे ओबीसी समुदाय भी अच्छी खासी तादाद में है। लेकिन देखिए, किसी भी जगह की असलियत उसकी डेमोग्राफी से ज्यादा उसकी समस्याओं में दिखती है। और मुलाना के लोग वो कुछ पुरानी गहरी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे जलभराव और खराब नालियों की दिक्कत, जो एक तरह से स्थायी सिरदर्द बन चुकी है। पीने के साफ पानी की कमी है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, और फिर नशाखोरी और महिला सुरक्षा जैसी चिंताएं तो हैं ही। और इन सब के ऊपर टूटी फूटी सड़कें और आती जाते बिजली, जो रोज की जिंदगी को और मुश्किल बना देती है। और यहीं पर आकर एक बहुत बुनियादी बात सामने आती है। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है ना? ये कोई किताब में लिखा हुआ सिर्फ एक संवैधानिक वादा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सरकार की नींव है जो अपने लोगों की सुनती है, उनकी जरूरतों को समझती है और फिर जिम्मेदारी के साथ काम करती है। तो जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने 2024 के इस जनादेश को शक्ल दी, क्योंकि आखिर में कहानी तो आंकड़े ही सुनाते हैं। तो सबसे पहला आंकड़ा, वोटर टर्नआउट। 2024 में मुलाना के 71.32% वोटरों ने वोट डाला। ये एक बहुत मजबूत भागीदारी है, और ये साफ दिखाता है कि लोग अपनी बात कहने के लिए कितने गंभीर थे। तो वोट पड़े किसके हक में? इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार पूजा चौधरी, उन्हें मिले 79,089 वोट्स, और इस आंकड़े ने उन्हें जीत की दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर दिया। वहीं उनके जो सबसे करीबी मुकाबले में थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उन्हें मिले 66,224 वोट। तो इन दोनों के बीच जीत हार का फासला कितना रहा? 12,865 वोटों का। ये एक छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक साफ संकेत था कि जनता बदलाव चाहती थी। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। कुल वोटर थे 2,24,000 से कुछ ज्यादा। वोट डालने आए करीब 1,60,000 लोग। इसमें से कांग्रेस को मिले लगभग 49.5% वोट और बीजेपी को मिले 41.5%। नतीजा साफ है, कांग्रेस ने 12,865 वोटों के अंतर से ये सीट बीजेपी से ले ली। ठीक है, तो 2024 की कहानी तो साफ है, लेकिन क्या ये नतीजा अचानक हुआ? नहीं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मुलाना के राजनीतिक इतिहास को देखना होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ये उसी बदलते मिजाज का एक हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। मुलाना की जनता ने कभी किसी एक पार्टी को लंबे समय तक नहीं टिकने दिया। देखिए, 2000 में आईएनएलडी, तो 2005 में कांग्रेस, 2009 में फिर आईएनएलडी, फिर 2014 में बीजेपी की लहर आई। लेकिन 2019 में कांग्रेस ने वापसी की और 2024 में भी वो जीत कायम रखी। इससे क्या पता चलता है? यही कि यहाँ का वोटर किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो काम देखता है और अपना मन बदलता है। और कांग्रेस की ये जो वापसी है वो इस चार्ट में और भी साफ नजर आती है।
2014 में सोचिए, कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 28% था। फिर 2019 में ये बढ़कर लगभग 44% हो गया और अब 2024 में ये करीब 49.5% पर पहुंच गया। मतलब ये एक लगातार स्थिर बढ़ोतरी है। तो पिछले 10 साल की कहानी को अगर हम देखें तो दो बड़े मोड़ नजर आते हैं। पहला, 2014 की बीजेपी लहर, जिसने यहाँ के सारे समीकरण बदल दिए, और दूसरा, उसके बाद चौधरी परिवार की अगुवाई में कांग्रेस की वो धीमी लेकिन लगातार और मजबूत वापसी। तो आंकड़े देख लिए, इतिहास समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये जीत हुई कैसे, इसकी बनावट क्या थी? क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, इसके पीछे एक सिस्टम था, एक रणनीति थी और हाँ, एक उम्मीदवार की भी अपनी भूमिका थी। अगर कांग्रेस की ताकत की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत थी चौधरी परिवार की राजनीतिक विरासत और वोटरों के बीच उनकी बनी बनाई साख। साथ ही एससी वोटरों का जो एक पारंपरिक झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है, वो भी एक मजबूत नींव थी। लेकिन कमजोरियां भी थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे पार्टी का जो लोकल ढांचा था वो बिखरा हुआ था और बूथ लेवल पर संगठन उतना मजबूत नहीं था। अब जरा उम्मीदवार पूजा चौधरी पर फोकस करते हैं। हमारा जो TWI मॉडल है, यानी ट्रस्ट, विनेबिलिटी और इन्फ्लुएंस, उसके हिसाब से देखें तो एक नई उम्मीदवार होने के नाते उनका ट्रस्ट लेवल मीडियम था, उनका इन्फ्लुएंस भी मॉडरेट था, लेकिन सबसे खास बात थी उनकी विनेबिलिटी, यानी जीतने की क्षमता, जो बहुत हाई थी। और ये क्यों थी? उनके परिवार की विरासत और उस वक्त के राजनीतिक समीकरणों की वजह से। देखिए, चुनाव जीत लेना कहानी का एक हिस्सा है। असली चुनौती तो उस जीत को, उस जनादेश को एक स्थायी ताकत में बदलने की होती है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? एक मजबूत शासन के लिए ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला, चुनावी रणनीति, यानी मुख्य वोटर ग्रुप्स पर फोकस करना और जो जातीय सहयोगी हैं उन्हें वापस जोड़ना। दूसरा, संगठनात्मक रणनीति, जमीनी स्तर पर पार्टी के ढांचे को फिर से खड़ा करना और अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी पूरी बहस को मौजूदा सरकार की नाकामियों और कांग्रेस के पास क्या समाधान है इस पर टिका देना। और चौथा, संसाधन, यानी फंड्स को सही जगह लगाना और डिजिटल आउटरीच को बढ़ाना। और हाँ, जब हम डिजिटल आउटरीच की बात कर रहे हैं तो एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। आज के दौर में वोटरों से जुड़ने के लिए विश्वास सबसे पहले आता है। असरदार तरीके से उन तक पहुंचने के लिए उनकी निजी जानकारी का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना ये बेहद जरूरी है। यही एक स्थायी राजनीतिक रिश्ते की बुनियाद है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। सवाल ये है कि भविष्य को मजबूत करने के लिए इस जनादेश को आगे ले जाने का सही रास्ता क्या है? तो कुछ मुख्य सिफारिशें साफ हैं। पहली बात, चौधरी परिवार की जो विरासत है उसका पूरा इस्तेमाल करना होगा। दूसरी बात, आपका हर संदेश हाइपर लोकल, यानी सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए। तीसरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर टारगेटेड और लोकल भाषा में कंटेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होगा। चौथी, गेट आउट द वोट, यानी वोटिंग वाले दिन अपने वोटर को बूथ तक लाने पर जबरदस्त फोकस करना होगा। और पांचवी और सबसे जरूरी, आपने जो वादे किए और जो काम किया उसका एक पारदर्शी रिकॉर्ड रखना होगा। इसी से भरोसा बनता है। आखिर में बस एक बात, एक जीत महज एक घटना होती है, लेकिन एक जनादेश वो एक रिश्ता होता है। एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे, काम और एक साझा सपने पर टिका होता है। तो अब असली सवाल यह है कि इस रिश्ते को सींचा कैसे जाएगा, इसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.